भारतीय सिनेमा और विशेषकर 90 के दशक की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने न केवल अपनी बेदाग खूबसूरती बल्कि अपनी संजीदा अदाकारी से भी दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके जीवन की कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है, जिसमें ग्लैमर, सफलता, असफलता, व्यक्तिगत संघर्ष और मौत के मुंह से बाहर आने की एक असाधारण दास्तां शामिल है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनीषा का ताल्लुक किसी फिल्मी घराने से नहीं बल्कि नेपाल के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से रहा है। उनका जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। वो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की पोती हैं और उनके परिवार के कई अन्य सदस्य जैसे गिरिजा प्रसाद कोइराला और मातृका प्रसाद कोइराला भी नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इतने बड़े राजनीतिक रसूख वाले परिवार में जन्म लेने के बावजूद मनीषा ने कभी भी फिल्म जगत में कदम रखने के लिए अपने पारिवारिक नाम या स्टेटस का सहारा नहीं लिया और हमेशा अपनी राह खुद बनाई। ये एक बेहद दिलचस्प और अज्ञात तथ्य है कि मनीषा कोइराला कभी भी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थीं। बचपन में उनका झुकाव पढ़ाई लिखाई की तरफ बहुत अधिक था और वो एक डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थीं। उनकी शुरुआती शिक्षा वाराणसी और नई दिल्ली में हुई थी। 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बाद मिले खाली समय के दौरान उन्होंने बस एक प्रयोग के तौर पर कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट किए। इसी दौरान उन्हें एक ऊन बनाने वाली कंपनी के विज्ञापन में काम करने का मौका मिला और बाद में साल 1989 में उन्होंने एक नेपाली फिल्म फेरी भेटौला में अभिनय किया। इस फिल्म में काम करने के बाद उनके भीतर अभिनय के प्रति एक नई चाहत जागी और उन्होंने डॉक्टर बनने का विचार छोड़कर सिनेमा की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। इसके बाद वो मुंबई आ गईं, जहां उन्हें कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा क्योंकि वो उस समय फिल्म उद्योग में किसी को नहीं जानती थीं। मनीषा कोइराला को बॉलीवुड में लाने का श्रेय जाने माने निर्देशक सुभाष घई को जाता है, जिन्होंने उन्हें साल 1991 में अपनी मेगा बजट फिल्म सौदागर में ब्रेक दिया। इस फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे भारतीय सिनेमा के दो दिग्गज अभिनेता मुख्य भूमिकाओं में थे और उनके सामने एक नई लड़की के रूप में खुद को साबित करना मनीषा के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और मनीषा रातों रात स्टार बन गईं। शुरुआती दौर में उनकी मासूमियत और चेहरे की बनावट के कारण समीक्षकों ने उन्हें माधुरी दीक्षित की हमशक्ल तक कहना शुरू कर दिया था। सौदागर की भारी सफलता के बाद मनीषा के पास फिल्मों की लाइन लग गई, लेकिन शुरुआती कामयाबी के तुरंत बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब उनकी लगातार कई फिल्में जैसे फर्स्ट लव लेटर, अनमोल और धनवान बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गईं। इस असफलता के कारण बॉलीवुड के निर्देशकों और निर्माताओं ने उन्हें मनहूस यानी जिंक्स का टैग दे दिया था और लोग उनके साथ काम करने से कतराने लगे थे। मनीषा के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें विधु विनोद चोपड़ा की ऐतिहासिक फिल्म 1942 ए लव स्टोरी का ऑफर मिला। इस फिल्म से जुड़ा एक ऐसा वाकया है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब मनीषा ने इस फिल्म के लिए अपना पहला स्क्रीन टेस्ट दिया तो निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने मनीषा को एक बेहद खराब अभिनेत्री बताते हुए खारिज कर दिया था। दरअसल उस भूमिका के लिए मेकर्स माधुरी दीक्षित को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन मनीषा ने हार नहीं मानी और उन्होंने निर्देशक से एक और मौका देने की गुजारिश की। उन्होंने 24 घंटे कड़ी मेहनत की, खुद पर काम किया और अगले दिन जब दोबारा ऑडिशन दिया तो विधु विनोद चोपड़ा दंग रह गए और उन्होंने तुरंत माधुरी दीक्षित की जगह मनीषा को फिल्म में साइन कर लिया। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया रज्जो का किरदार अमर हो गया और उनके बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला नामांकन भी मिला। इस फिल्म से जुड़ा एक और अनसुना तथ्य यह है कि इसमें अनिल कपूर और मनीषा के बीच फिल्माया गया एक गहरा किसिंग सीन भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहला ऐसा दृश्य था जिसके कारण फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। 90 के दशक के मध्य में मनीषा ने संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी, द म्यूजिकल, मणिरत्नम की बॉम्बे और दिल से जैसी फिल्मों में काम करके ये साबित कर दिया कि वह केवल एक ग्लैमरस चेहरा नहीं है बल्कि एक बेहद संवेदनशील और गंभीर कलाकार है। विशेष रूप से फिल्म बॉम्बे में एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाना उस दौर में एक साहसिक कदम था जिसने उन्हें आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों रूप से एक महान अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। फिल्मों में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बावजूद मनीषा को हमेशा लगता था कि उन्हें सिनेमा की बारीकियों को और गहराई से सीखना चाहिए। यही वजह है कि जब वो अपने करियर के शीर्ष पर थीं, तब उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया और न्यूयॉर्क जाकर फिल्म मेकिंग का एक कोर्स किया। वह केवल कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि कैमरे के पीछे की कला को भी समझना चाहती थीं, जिसके बाद उन्होंने साल 2004 में पैसा वसूल नाम की एक फिल्म का निर्माण भी किया जो दो महिलाओं की दोस्ती पर आधारित एक अनूठी फिल्म थी। मनीषा कोइराला का व्यक्तिगत जीवन हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहा और उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। एक समय ऐसा था जब काम के अत्यधिक तनाव और व्यक्तिगत जीवन में अकेलेपन